Hello friend, welcome to Unacademy. Let's crack GATE and ESE, India's largest learning platform. I am Gorvind Singh. Today I am going to discuss unconventional machining process, जिसके अंदर आज मैं दो प्रोसेस डिस्कस करने जा रहा हूँ, एब्रेसिव जेट मशीनिंग एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। तो फ्रेंड आज ये दोनों प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग गेट प्रीवियस क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। मी आई एम गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट ईएससी पीएसयू एमटेक आई दिल्ली से 13 बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010 ईएससी रिटन क्वालिफाइड गेट 11 12 and 13 पे। Download an Academy Learning app for more information about the special class schedule, about the upcoming courses and about the top educator। तो ये सभी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू अवेलेबल हो जाएगी। डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड सब्सक्राइब द अन अकेडमी। अकेडमी सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे डेली लाइव क्लास होती है, तो आपका रियल टाइम इंटरेक्शन होता है एजुकेटर के साथ। कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज यहाँ पे रेगुलरली होते हैं, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ पे टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट एक्स्ट्रा कोर्सेज है फ्रेंड। जो भी सिलेबस है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वो पूरा पढ़ाया जाता है और क्लास एज पर द शेड्यूल लगाई जाती है, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर प्लान कर सकते हो। लिमिटेड एक्सेस फ्रेंड, अगर एक बार आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हो तो पर्टिकुलर कैटेगरी किसी फैकल्टी को सोच सकते हो, देख सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज प्लस सब्सक्रिप्शन एडवांटेज एंड दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एडवांटेज। तो एडिशनल यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलने वाला है? पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर एंड प्रोप्राइटरी स्टडी मटेरियल फ्रेंड। दिस इज द एडिशनल बेनिफिट ऑफ द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये भी एक बेहतर प्लान है, आप इसको भी परचेस कर सकते हो। दिस इज द सब्सक्रिप्शन फीस, देखिए 30,250 फॉर द 12 मंथ और द प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। और आप मेरा रेफरल कोड पुट करते हो GSUS, तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलता है, इंस्टेंट 10% ऑफ मिलता है फ्रेंड। और इसके साथ ही अगर 18 मंथ के लिए आप सब्सक्राइब करते हो तो फीस है आपकी 38,500। अगर आप 24 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हो तो फीस है आपकी 44,000। इन सभी कैटेगरी पर अगर आप मेरा कोड डालते हो तो 10% आपको फ्रेंड ऑफ मिलता है। और ऑफ मिलने के बाद जो फीस हो जाती है वो देखिए, 12 मंथ की फीस हो जाएगी फ्रेंड 27,225। 3 मंथ की जो फीस है वो 34,650 एंड 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज हो जाएगा फ्रेंड 39,600। तो मेरा कोड डालना ना भूलें, GSUS व्हेन यू आर टेकिंग अ। अगर आप आइकॉनिक के लिए बात करें तो आइकॉनिक का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज है फ्रेंड 45,000। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्ज है 60,000। अगर आप मेरा रेफरल कोड पुट करते हो, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिलेगा और जो फीस है 12 मंथ की हो जाएगी 40,500। और इसी तरीके से 24 मंथ के लिए 50। फ्रेंड डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का। एब्रेसिव जेट मशीनिंग एंड EDM मशीनिंग पढ़ने वाले हैं। तो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी हमारे काफी लेक्चर हो गए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनकन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में। इसको पढ़ लें। तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग का और कन्वेंशनल मशीनिंग में जो क्या डिफरेंस है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था। इंट्रोडक्शन लेक्चर आई हैव ऑलरेडी कवर्ड सर्टेन पॉइंट्स रिगार्डिंग द कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे हम, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्रेंड। दिस इज द अपकमिंग शेड्यूल फ्रेंड, स्पेशल क्लासेस शेड्यूल है ये। तो यहाँ पे जो 16th को क्लास होने वाली है, 17th ऑलरेडी 12 और 13th वाली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आप ये क्लासेस देख सकते हैं फ्रेंड। सबसे पहले स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कटिंग। ये स्लाइड इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड है, तो इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी आई हैव कवर्ड द पॉइंट्स। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं। कन्वेंशनल मेटल कटिंग फ्रेंड, अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग जिसको नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में बोलते हैं, NTM बोलते हैं, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग क्या बोलते हैं? नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, ठीक है ना। अब फ्रेंड हम बात कर लेते हैं। देखिए, कन्वेंशन में हमेशा फिजिकल कांटेक्ट रहेगा टूल एंड वर्कपीस के बीच में, इट इज नेसेसरी। बट अनकन्वेंशनल में जरूरी नहीं है वो कांटेक्ट में रहे या ना रहे। जब हम पढ़ेंगे मशीनिंग प्रोसेस पे अनकन्वेंशनल के टाइप, तब हमको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे टूल मटेरियल मस्ट बी हार्डर देन वर्क मटेरियल फ्रेंड, यहाँ पे ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी कन्वेंशनल में, टूल मटेरियल हमेशा हार्ड होना चाहिए देन द वर्क मटेरियल। बट यहाँ पे इट मे और मे नॉट बी हार्ड।
ठीक है। और यहाँ पे ये फिजिकल कांटेक्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो डिफरेंट प्रोसेस जब पढ़ेंगे तब हमको इसकी पूरी डिटेल पता चलेगी। हायर मटेरियल रिमूवल पॉसिबल फ्रेंड हेयर, बट दिस इज द डिसएडवांटेज बोल सकते हो आप एक तरीके से, कि यहाँ पे लेसर मटेरियल रिमूवल के लिए प्रोसेस हमेशा होती है। तो मटेरियल रिमूवल रेट फ्रेंड MRR इज लो हेयर। दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग। फ्रेंड यहाँ पे की होल्स, नैरो स्लैट, जिगजैग कैविटी कैन नॉट बी कट। ब्लाइंड होल हुआ फ्रेंड, ठीक है ना, तो ये सब चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है काटना, लेकिन अनकन्वेंशनल मशीनिंग के थ्रू हम इजिली यू कैन कट दिस पॉइंट, नैरो स्लॉट्स, जिगजैग की होल्स, ब्लाइंड होल्स, ठीक है ना। तो दिस इज द एडवांटेज। इसके कारण हमको जब कभी कभार जिगजैग चाहिए, ब्लाइंड होल्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स आपको शेप चाहिए, तो आप कन्वेंशनल मेटल कटिंग से ऑप्टेन नहीं कर सकते, उसके लिए अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग आपको यूज करना होगी। ठीक है, तो ये आप पूछा जाए क्यों यूज करते हो, तो उसके कुछ आपके यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई यार यूजिंग अनकन्वेंशनल मशीन। फ्रेंड, तो सबसे पहली चीज तो आप ये बताओगे कि यहाँ पे कि जो नए मटेरियल है आज की डेट में, जैसे लाइक सुपर एलॉय, like super alloy. Super alloy type material is, this is material is very hard and having a very low machinability. And such kind of material cannot be machined by the conventional metal cutting process. इस कारण हम इसको अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस से करते हैं, और ये आसानी से इन मटेरियल्स की मशीनिंग कर देती है। सिंपल। अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की अगर बात की जाए, तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस फ्रेंड लाइक सुपर एलॉय, वेरी हार्ड मटेरियल, जो आपकी कन्वेंशनल से आसानी से मशीनिंग नहीं की जा सकती, उनको हम अनकन्वेंशनल से करते हैं। अनकन्वेंशनल का एक ये बहुत बड़ा यूज है और बेनिफिट है। वेरी हार्ड सुपर एलॉय कैन बी कट इजली, जो कि यहाँ से नहीं किए जा सकते, इसलिए हम कन्वेंशनल पे स्विच किए, पहली चीज। दूसरा, ब्लाइंड होल कॉम्प्लेक्स केविटी कैन नॉट बी कट बाय द कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस, इसके लिए हम अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है ना। कभी कभार हमको प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई चाहिए रहती है और इकोनॉमी, तो उसके लिए भी हमारा अनकन्वेंशनल मशीनिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इसके एडवांटेज जो आप बता सकते हो, कि डायमेंशनल एक्यूरेसी अगर हमको कभी ज्यादा चाहिए, तो भी हम अनकन्वेंशनल मशीनिंग पे स्विच कर जाते हैं, ठीक है ना। डायमेंशनल एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी अच्छी होती है अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग की, ठीक है ना। मैं पर्टिकुलर एक मेटल्स की बात कर रहा हूँ जिसके लिए अनकन्वेंशनल मशीनिंग हम यूज, है ना। तो कुछ कुछ होता है, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो आप कन्वेंशनल से आसानी से मशीन नहीं कर सकते, उसके लिए अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज, ठीक है। तो ये आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिए यहाँ पे, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो आज की जो प्रोसेस हम पढ़ने वाले एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। एब्रेसिव जेट मशीनिंग, अब आपको एक कॉमन चीज मैं यहाँ पे बता दूं, कि अगर आप बात करो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस और अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का डिफरेंस हम देख चुके हैं, और देख लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड, कि अनकन्वेंशनल जो मशीनिंग प्रोसेस है, यहाँ पे हम क्या चीजें ध्यान रखेंगे। अनकन्वेंशनल मशीनिंग जो होती है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग, यहाँ पे दो तीन चीजें हमको ध्यान देना है, जहां से क्वेश्चन आता है मैं आपको शुरुआत में क्लियर कर देता हूँ। एक तो क्वेश्चन आता है कि एनर्जी का टाइप आप क्या यूज करते हो। सबसे पहले कि एनर्जी टाइप, कोई भी प्रोसेस है, जैसे हमने एब्रेसिव जेट मशीनिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, तो एजीएम में एनर्जी टाइप क्या है, मैकेनिकल है। यहाँ पे एब्रेसिव एक्शन से आपका मेटल रिमूवल होता है। लेकिन ईडीएम में बात करें, देखिए एजेएम और ईडीएम, हम दो प्रोसेस आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बेसिक फॉर पहले हम बेसिक जान लें कि क्यों हम इसमें क्या क्या चीज स्टडी करेंगे। तो एनर्जी का टाइप फ्रेंड, तो एजेएम में मैकेनिकल टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब आप एब्रेसिव एक्शन से मेटल को रिमूव करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड अगर हम यहाँ बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये चीज याद रखना आप। यहाँ पे फ्यूजन एंड वेपराइजेशन विल टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, स्पार्किंग विल टेक्स, है ना। तो इस तरीके से एक तो एनर्जी टाइप इंपोर्टेंट होता है किसी प्रोसेस का। कुछ कुछ बातें जो आपको पूछी जाती है एग्जाम में, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे सिंपली आपका फ्रेंड इरोजन के कारण आपका क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है। हाई हीट एंड एवापोरेशन के कारण आपका मटेरियल रिमूव होता है। हाई हीट एंड एवापोरेशन कारण हीट, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है आपकी फ्रेंड स्पार्किंग जोन में, बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल एवापोरेट। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म इन ईडीएम प्रोसेस, ठीक है ना। ये हो गया।
फिर एनर्जी सोर्स क्या आप लेते हो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अनकन्वेंशनल जो मशीनिंग प्रोसेस है फ्रेंड, उनमें क्या बातें आपको याद रखनी है थ्रू आउट द अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे प्रीवियस 3 लेक्चर्स, अपकमिंग 3 लेक्चर सॉरी, प्रीवियस जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं, तो आज का लेक्चर बस 2 लेक्चर और हैं आपके इसके बाद कन्वेंशनल मशीनिंग पे में हम ये पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। तो उन सभी प्रोसेस में हमको 3 बातों को याद रखना है। पहला तो एनर्जी टाइप, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल क्या है, एंड एनर्जी का सोर्स क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे मैकेनिकल सोर्स है, ठीक है ना, यहाँ पे मैकेनिकल सोर्स है फ्रेंड, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है। ये कुछ कुछ बातें जो हमको याद रखना। अब हम यहाँ से अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एब्रेसिव जेट मशीनिंग फर्स्ट प्रोसेस। तो सबसे पहले किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल। सबसे पहली बात आती है प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है यहाँ पे फ्रेंड, सिंपल। तो मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस ड्यू टू इम्पिंजमेंट। यहाँ पे जो मटेरियल लिख रहा हूँ, रिमूवल टेक्स प्लेस ड्यू टू इम्पिंजमेंट, ठीक है ना, इम्पिंजमेंट ऑफ द फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स, ठीक है ना, एब्रेसिव पार्टिकल्स। these पार्टिकल, मैं इसका डायग्राम भी बना दूंगा छोटा सा। these पार्टिकल्स मूव्स विथ अ हाई हाई, ठीक है ना, मूव्स विथ अ हाई स्पीड एयर और गैस स्ट्रीम, एयर सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रेंड बेसिक अगर देखा जाए तो मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस ड्यू टू इम्पीचमेंट ऑफ फाइन एब्रेसिव पार्टिकल। दिस पार्टिकल मूव्स विद अ हाई स्पीड एयर स्ट्रीम। फ्रेंड एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं मिक्स विद द एयर, एंड दिस स्ट्रीम मतलब जो स्ट्रीम मीन्स एयर प्लस abrasive particle will strike to the surface. When it strike to the surface, due to impingement, erosion of the surface will takes place. तो मैकेनिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड हियर, और बेसिक जो मैकेनिज्म है इरोजन है। क्या है इरोजन, बिकॉज ऑफ erosion a material removal takes place. material remove because of erosion process. तो यहाँ पे इरोजन प्रोसेस होती है, इरोजन के कारण आपका मटेरियल रिमूव होता है। दिस इज अ मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। डायरेक्टली क्या होता है, हाई स्पीड एब्रेसिव पार्टिकल फ्रेंड with the air coming from the nozzle and strike to the surface. When it strike to the surface, the fracturing of material will take place. Fracturing of the surface will takes place and it will remove the material. सिंपली अगर हम बात करें, मान लो ये कोई सरफेस है, इसकी मशीनिंग हमको करना है, तो पार्टिकल जो है आपका इस तरीके से कोई एब्रेसिव पार्टिकल आएगा, इधर टकराएगा, और बिकॉज ऑफ इरोजन ये वाला पार्ट आपका फ्रेंड इट विल गो आउट विद द एयर, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच एब्रेसिव जेट मशीनिंग इज बेस्ड। अब यहाँ पे हम एक चीज देख लेते हैं, सबसे पहले डायग्राम थोड़ा सा हम इसका एक बना लें छोटा सा, ठीक है ना। तो एब्रेसिव पार्टिकल जो टिपिकली 0.025 mm डाया के आसपास रहता है फ्रेंड, है ना। एयर डिस्चार्ज जो रहता है, एयर का जो प्रेशर रहता है काफी एटमॉस्फेरिक रहता है, मैं इसका एग्जैक्ट डाटा आपको बता दूंगा, है ना। 8 to 10 MPa जितना भी रहेगा, इसको आप एज रटना नहीं है, आपको बस याद रखना प्रेशर बहुत हाई रहता है एयर का। तो फ्रेंड अगर हम बात करें डायग्राम की, तो डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ थोड़ा सा छोटा सा एक पार्ट देखते हैं फ्रेंड। ये नोजल है जिससे आपका क्या है एब्रेसिव, मैं पहले पूरा डायग्राम बना देता हूँ फिर आप। यहाँ से आपका फ्रेंड ये मान लो एब्रेसिव पार्टिकल, दिस इज एब्रेसिव पार्टिकल, दिस इज एब्रेसिव पार्टिकल मिक्स विद द एयर and comes to this surface,
Yeah, this is workpiece. This workpiece. And this abrasive particle strike to the surface. This abrasive particle strike to the surface and go this side with the air. So this is the basic डायग्राम ऑफ द एब्रेसिव जेट मशीनिंग पेन। इसको जो ये वाली डिस्टेंस है इसको बोलते हैं आप नोजल टिप डिस्टेंस। नोजल टिप कैसे लिख सकते हैं? नोजल टिप डिस्टेंस, ठीक है, एनटीडी। तो फ्रेंड जनरली ये 0.8 mm के आसपास होता है, जनरली इसके आसपास ही रहता है। एब्रेसिव एंड वियर पार्टिकल, यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? एब्रेसिव एंड वियर पार्टिकल्स। एब्रेसिव तो आएगा ही आएगा, साथ में आपका, साथ में जो वियर आउट पार्टिकल्स है फ्रेंड वो भी आएंगे आपके वर्क पीस से, ठीक है। तो दिस इज कम फ्रॉम दिस साइड। और यहाँ हम बात करें तो हाई स्पीड एयर, प्लस एब्रेसिव पार्टिकल, ये दोनों यहाँ से आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इस एयर के साथ आप एब्रेसिव पार्टिकल का मिक्सअप करते हो। और वो एब्रेसिव पार्टिकल क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं किस पे? सरफेस पे इम्पिंज करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इरोजन ऑफ द सरफेस पे टेक्स, ठीक है ना। तो वेलोसिटी जनरली जो आप यहाँ लेते हो फ्रेंड, वेलोसिटी जनरली 150 टू 300 मीटर पर सेकंड के आसपास है, ठीक है ना। और ये नोजल टिप है, नोजल टिप जो आपका ये बना हुआ है नोजल टिप, दैट इज ये टंगस्टन कार्बाइड का बना रहता है। क्योंकि आप होता क्या फ्रेंड, जब आपके ये एब्रेसिव पार्टिकल आता है एयर के साथ, तो ये इसको भी इरोड करने की कोशिश करता है, इसके नोजल की जो साइड्स है। तो ये साइड्स जो होती है बहुत हार्ड मटेरियल की बनी रहती है, जिससे कि इसका इरोजन ना हो सके, ठीक है ना, ये डैमेज ना हो सके, इसलिए टंगस्टन कार्बाइड की हम बनाते हैं। टंगस्टन का याद रखना, हार्ड मटेरियल की बनी रहती है, क्योंकि आपका कंटिन्यूसली ये एब्रेसिव पार्टिकल के टच में रहती है, इसको आप हार्ड बनाते हो, ठीक है ना, ये चीज याद रखो। तो ये फ्रेंड बेसिक डायग्राम्स था एब्रेसिव जेट, ठीक। अब हम इसको देख एक बार और पढ़ते हैं। हाई स्पीड एयर मिक्सअप विद द एब्रेसिव पार्टिकल, ठीक है ना, एब्रेसिव पार्टिकल मिक्सअप विद द हाई स्पीड एयर, the velocity range of this comes to the this surface जिसकी आपको मशीनिंग करना है, and the particle abrasive particle strike to this surface, erosion will takes place, because of erosion आपका क्या है? wear will takes place, wear of surface takes place. This is the basic mechanism behind the abrasive jet machining, बेसिक मैकेनिज्म है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो इरोजन सिंपल है ना, इरोजन के कारण आपका यहाँ पे मटेरियल रिमूवल होता है, और मैकेनिकल एक्शन होता है, डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्राइक करता है। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल सा, यहाँ पे देखिए मेटल रिमूवल रेट इन केस ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग इज गिवन बाय द रिलेशन डाई जेड टी टू, ये फ्रीक्वेंसी है फ्रेंड, 3/2 वेलोसिटी, सॉरी दिस इज वेलोसिटी। मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे के बना लो, आप कंफ्यूजन हो, के इज कांस्टेंट, के जेड डी e की पावर 3/2 rho 12h, this is the relation of mmr in case of abrasive jet machining। तो यहाँ पे क्या चीज क्या है देख लेते हैं फ्रेंड, इसका जो टर्म्स है, इसका ये टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो k तो आपका हो गया कांस्टेंट, ठीक है ना फ्रेंड, k हो गया आपका कांस्टेंट। नाउ कम्स टू द जेड, जेड की हम बात करें तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के। इसके बाद जेड की बात करें तो नंबर ऑफ फ्रेंड, जेड क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल, है ना, impacting particles, impacting per unit time, per unit time is जेड। डी की बात करें फ्रेंड, डी डी इज द मीन डाया ऑफ एब्रेसिव, मीन डाया ऑफ एब्रेसिव ग्रेन, एब्रेसिव ग्रेन का मीन डाया है, ठीक है ना। और इसके आगे ये आपका जो वी था, ये है वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव ग्रेन, वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव, और इसके साथ जो रो है डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द एब्रेसिव, डेंसिटी ऑफ द एब्रेसिव मटेरियल। सभी टर्म्स याद रखना है आपको, इससे एक बार गेट में क्वेश्चन आ चुका है। बस फॉर्मूला पूछा था, लेकिन आपको फॉर्मूले के लिए याद रहना चाहिए। ठीक है, ये हार्डनेस है, हार्डनेस ऑफ द वर्क मटेरियल। ठीक है, हार्डनेस ऑफ व्हाट, वर्क मटेरियल, चीज याद रखो, वर्क मटेरियल की हार्डनेस है ये। ठीक, इसके बाद जो के है, के इज कांस्टेंट, के इज, सभी टर्म लगभग कवर हो गए, देख लो एक बार, सभी टर्म कवर हो गए, क्लियर है। ठीक, नाउ कम्स टू, नाउ नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम एवरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरली यहाँ पे अगर हम प्रोसेस पैरामीटर की बात करें, प्रोसेस पैरामीटर मतलब वो पैरामीटर जिससे आप कंट्रोल करते हो फ्रेंड, तो मशीनिंग प्रोसेस को, एक तो एवरेज पार्टिकल होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस पैरामीटर की बात करें तो फर्स्ट वन, प्रोसेस पैरामीटर की अगर बात करें, प्रोसेस पैरामीटर्स क्या क्या है जो प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। फ्रेंड फर्स्ट वन इज द एब्रेसिव पार्टिकल। एब्रेसिव पार्टिकल की हम बात करें तो सिंपल सा, अच्छा यहाँ पे अगर हम एक बार देख लेते हैं, प्रोसेस पैरामीटर पहला तो एब्रेसिव पार्टिकल होता है फ्रेंड, ठीक है ना, ये आपको पता है एब्रेसिव पार्टिकल कंट्रोल करते हैं, तो प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए एक एब्रेसिव पार्टिकल हो गया। दूसरा द गैस, ठीक है, गैस मतलब क्या आप एयर ले रहे हो, क्या ले रहे हो, तो कंपोजिशन क्या है, प्रेशर क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उससे आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो गैस का प्रेशर, वेलोसिटी एंड कंपोजिशन। ठीक है, इसी तरीके से एब्रेसिव पार्टिकल का क्या, कंपोजिशन फ्रेंड, यहाँ पे कंपोजिशन क्या है उसका एयर में, ठीक है, कंपोजिशन क्या है एयर में, स्ट्रेंथ क्या है उस पार्टिकल्स की जो हम मिला रहे हैं एयर के साथ। दूसरा साइज क्या है फ्रेंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस पैरामीटर, और मास फ्लो रेट, और मास फ्लो रेट। तो ये आपका फ्रेंड क्या है, एब्रेसिव के केस में प्रोसेस पैरामीटर, और एब्रेसिव को आप कंट्रोल करते हो कंपोजिशन, स्ट्रेंथ, साइज एंड मास फ्लो रेट। क्या स्ट्रेंथ होगी एब्रेसिव पार्टिकल की, कितना कंपोजिशन होगा एयर के साथ, क्या साइज लोगे आप, मास फ्लो रेट क्या होगा, तो ये सभी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। गैसेस के केस में आपका कंपोजिशन, प्रेशर एंड वेलोसिटी, एंड लास्ट वन नोजल फ्रेंड, नोजल भी एक आपका प्रोसेस पैरामीटर हो सकता है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी, उसके मटेरियल क्या होगा, तो ये सब चीजें देखी जाती है। अब हम आ जाते हैं एब्रेसिव पार्टिकल पे। एब्रेसिव पार्टिकल की बात करें तो एब्रेसिव पार्टिकल में सिंपल सा, यहाँ पे दो तरीके के एब्रेसिव पार्टिकल आपको देखने को मिलते हैं, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जनरली यूज होने वाले पार्टिकल है, तो Al2O3 इज प्रेफर्ड, Al2O3 इज प्रेफर्ड फ्रेंड, तो ये प्रेफर्ड है, तो बिकॉज ऑफ इट्स सेटिस्फैक्टरी एक्शन ऑन द वर्क पीस, ये ठीक है। तो Al2O3 जनरली यूज्ड आपका फ्रेंड एक एब्रेसिव पार्टिकल से, जनरली आप क्या यूज करते हो, Al2O3। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और शेप ऑफ ग्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो प्रेफर्ड जो आपका है फ्रेंड वो क्या है, Al2O3 है, ठीक है ना। दूसरा, जनरली जो साइज है, नॉर्मल ग्रेन साइज फ्रेंड जो लाई करता है 10 to 15 म्यू एम के बीच में लाई करता है, 10 to 50 म्यू एम के बीच में लाई, ठीक है। तो जनरली दिस इज द सेम। और इसके बाद अगर हम बात करें कि एक चीज और याद रखो, रीयूज ऑफ दिस पार्टिकल इज नॉट अलाउड, रीयूज नहीं करते, क्योंकि एक बार होता है क्या फ्रेंड, इसमें कटिंग एजेस होती है, हर पार्टिकल में कुछ कटिंग एजेस होती है, वो कटिंग एजेस हैज बीन लॉस्ट व्हेन द वियर विल टेक्स प्लेस, वेयरिंग ऑफ द सरफेस, और जब भी ये सरफेस स्ट्राइक करती है तो कटिंग इसकी एजेस है लॉस्ट हो जाती है। तो रीयूज ऑफ एब्रेसिव इज नॉट रिकमेंडेड, रीयूज ऑफ एब्रेसिव इज नॉट रिकमेंडेड, इनको रीयूज नहीं करते, ये चीजें और याद रखना, इज नॉट रिकमेंडेड कि इसको दोबारा से यूज किया जाए, यानी कटिंग एक्शन है इसका ये लॉस्ट हो जाता है, सिंपल, ठीक है ना। और इसके बाद एक होता है मिक्सिंग रेशियो। मिक्सिंग रेशियो क्या होता है, मास फ्रैक्शन ऑफ एब्रेसिव इन द जेट। तो मिक्सिंग रेशियो हमें एक टर्म होता है, मिक्सिंग रेशियो, ये क्या होता है फ्रेंड, मास फ्रैक्शन, ठीक है ना, मास फ्रैक्शन ऑफ द एब्रेसिव, मास फ्रैक्शन ऑफ द एब्रेसिव फ्रेंड, ठीक है ना, इन द जेट, इन द जेट, दिस इज कॉल्ड एज मिक्सिंग रेशियो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मिक्सिंग रेशियो, ठीक है ना। तो फ्रेंड मिक्सिंग रेशियो का अगर हम रिलेशन देखें तो किस तरीके से मिलता है, अगर मिक्सिंग रेशियो अगर आप बढ़ाओगे, मतलब मास फ्रैक्शन ऑफ एब्रेसिव बढ़ाओगे इन द जेट,
तो आपका शुरुआत में तो एमआरआर बढ़ता है, मेटल रिमूवल रेट बढ़ता है, लेकिन आफ्टर देन इट डिक्रीजेस। इस तरीके का कर्व देखने को मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्व। मिक्सिंग रेशियो और मेटल रिमूवल रेट में इस तरीके का रिलेशन देखने को मिलता है। सेकेंड वन, एब्रेसिव मास फ्लो रेट। अगर एब्रेसिव मास फ्लो रेट को आप बढ़ाओगे, एब्रेसिव मास फ्लो रेट, ठीक है, तो आपका एमआरआर पे क्या फर्क पड़ेगा? जनरली एमआरआर का आपको जो देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का देखने को, ठीक है ना, दिस इज लाइक दिस। तो एमआरआर और एब्रेसिव मास फ्लो रेट में आपका ये रिलेशन है फ्रेंड, ठीक है ना। और मिक्सिंग रेशियो पहले आपका, अगर आप बढ़ाओगे मिक्सिंग रेशियो फ्रेंड, या मास फ्रैक्शन ऑफ द एब्रेसिव जेट बढ़ाओगे, एब्रेसिव पार्टिकल इन द जेट, एब्रेसिव पार्टिकल्स द जेट, तो आपका इनिशियली तो एमआरआर बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन लिमिट इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ये आपको रिलेशन देखने को मिलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम गैस की, बात कर लेते हैं फ्रेंड गैस की। तो गैस के केस में हम बात करें, तो गैस के केस में फ्रेंड सिंपली गैस में क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। जनरली एयर इज यूज्ड एज अ गैस इन केस ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग। प्रेशर लाइज बिटवीन 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टू एंड 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है ना। जनरली इस रेंज में रहता है। द कंपोजिशन ऑफ गैस अफेक्ट द एमआरआर, ठीक है ना, इन इनडायरेक्ट मैनर, ये भी अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो हाई वेलोसिटी ऑब्वियसली कॉजेज द हाई एमआरआर। अगर आप वेलोसिटी हाई रखोगे गैस की, तो ऑब्वियस सी बात है एमआरआर आपका बढ़ेगा। तो हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो एमआरआर बढ़ेगा। वेलोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज, एमआरआर आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है ना। नाउ कम्स टू द नोजल। नोजल फ्रेंड थर्ड प्रोसेस पैरामीटर, नोजल की बात कर लेते हैं। नोजल में मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरली ये भी आपका एक प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे नोजल को हार्ड बनाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कंटिन्यूसली एब्रेसिव पार्टिकल के टच में रहता है, इसलिए नोजल का मटेरियल हार्ड रहता है। जनरली टंगस्टन कार्बाइड इज यूज्ड एज ए नोजल मटेरियल, ठीक है ना। यहाँ से हाई स्पीड एब्रेसिव पार्टिकल मिक्स अप विद द एयर कमिंग इन कांटेक्ट विद द डायरेक्टली कांटेक्ट विद द नोजल, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस अ मटेरियल शुड बी हार्ड, दैट इज टंगस्टन कार्बाइड इज यूज्ड एज अ नोजल मटेरियल। चलिए नोजल की बात करें फ्रेंड, तो एक राइट एंगल हेड होता है, एक स्ट्रेट हेड होता है, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिए। और नॉर्म इसको जस्ट अगर सफायर भी बोलते हैं, और सफायर, सफायर इज यूज, कहीं पे सफायर लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होना, है ना। ये आपके दो तरीके होते हैं। जनरली जो एरिया होता है 0.05 mm स्क्वायर टू 0.2 mm स्क्वायर, इसके आसपास, इसके रेंज, इस रेंज के आसपास लाई, ठीक है फ्रेंड। और नोजल टिप डिस्टेंस, मैंने आपको एक चीज बताई थी, नोजल टिप डिस्टेंस मैंने लिखाया भी था। नोजल टिप डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द नोजल एंड द वर्क सरफेस। तो फ्रेंड शुरुआत में अगर मटेरियल रिमूवल रेट की हम बात करें और नोजल टिप डिस्टेंस, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, आप देखिए। नोजल टिप डिस्टेंस आपका फ्रेंड ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, एनटीडी, एनटीडी, ये देखिए, क्लियर है। ये वाला जो डिस्टेंस ये एनटीडी होता है, नोजल टिप डिस्टेंस। नोजल टिप डिस्टेंस की अगर आप बात करो तो शुरुआत में एनटीडी जब आप बढ़ाते हो फ्रेंड, शुरुआत में जब नोजल टिप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ता है, ठीक है ना, याद रखना। फिर एक लिमिट के बाद ये क्या है, मैक्सिमम हुआ देन घटने लगता है। तो इस तरीके के कुछ कर्व आपको देखने को मिलता है। नोजल टिप डिस्टेंस और एमआरआर में ये रिलेशन। तो आपसे पूछा जाए एमआरआर शुरुआत में इनिशियली तो अगर आप बढ़ाओगे तो बिकॉज ऑफ व्हाट फ्रेंड, बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी। देखिए जितना मोमेंटम इसका ज्यादा हुआ तो यानी इट विल स्ट्राइक टू द सरफेस विद हाई वेलोसिटी, बट एक सर्टेन लिमिट बाद क्या है आपका फ्रेंड, आपका एमआरआर घटना चालू हो जाता है व्हेन यू इंक्रीज द एनटीडी, नोजल टिप डिस्टेंस। ये आपका बेसिक एमआरआर और एनटीडी में रिलेशन, ये गेट में पूछा जा चुका है, गेट में पूछा जा चुका है, याद रखिए, रिमेंबर इट, ठीक। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट फ्रेंड। जनरली अगर हम बात करें तो हमने मीडियम देख लिया, क्या जो यूज होता है जनरली एयर और CO2 भी कभी कभार हम यूज करते हैं, ठीक है, मीडियम देख लिया था। एब्रेसिव पार्टिकल के बारे में बात कर ली थी, ठीक है, तो ये पार्ट भी कवर हो गया अपना, ठीक है। और इसके बाद मैकेनिक्स क्या था फ्रेंड, ब्रिटल फ्रैक्चर ऑफ द इम्पेंजिंग एब्रेसिव ग्रेन्स एट हाई स्पीड, ठीक है। इसके बाद प्रेशर क्या था, प्रेशर जनरली 2 to 10 एटमॉस्फेरिक, याद रखना, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या थी फ्रेंड, 150 टू 300 मीटर पर सेकेंड, याद रखना ये, ठीक है। मैं एक बार आपको रिवीजन करा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद नोजल टंगस्टन कार्बाइड का बना रहता है, ठीक है ना फ्रेंड। और जो लाइफ है लगभग इसकी रहती है 20 to 300 आवर्स नोजल की। क्रिटिकल पैरामीटर्स क्या थे,
एब्रेसिव फ्लो रेट, वेलोसिटी, नोजल टिप डिस्टेंस, ये क्रिटिकल पैरामीटर थे, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फ्रेंड एप्लीकेशन वाला पार्ट और देख लेते हैं। एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच प्रोसेस। एप्लीकेशन आप याद रखिए, ये हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल फ्रेंड, ठीक है ना, इसे याद रखिए। क्लियर है? इसके बाद अगर जॉब एप्लीकेशन की बात करें फ्रेंड, तो ड्रिलिंग, है ना, और इसके बाद कटिंग, डीबरिंग, ये आपके जॉब एप्लीकेशन पर्पस है, ठीक है ना। क्लीनिंग, है ना, क्लीनिंग, जैसे कास्टिंग आपने पढ़ा होगा, तो कास्टिंग में क्लीनिंग प्रोसेस होती है, जो डाइस होती है ना, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में वो जो डाइस जो क्लीन होती है फ्रेंड, विद द हेल्प ऑफ एब्रेसिव जेट मशीनिंग। एब्रेसिव जेट मशीनिंग के थ्रू आप क्लीन करते हो। एब्रेसिव जेट मशीनिंग का यूज मेटल कास्टिंग प्रोसेस में भी है फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, ठीक है, फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। क्लियर है? लेकिन इसका डिसएडवांटेज फ्रेंड क्या है, यहाँ पे जो एमआरआर होता है, मेटल रिमूवल रेट इज वेरी वेरी लो। मेटल रिमूवल रेट इज लो, दैट इज 40 मिलीग्राम पर मिनट। और इसकी जो इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेटल रिमूवल रेट इज लो, आप ऐसे तो याद रखिए, डाटा याद नहीं रखना आपने भी, एमआरआर इज लो है, ठीक है। ये आपका इसका डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस हो, है ना, याद रखना। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन। दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन। तो शुरुआत वहीं से करेंगे। तो पहले बेसिक प्रिंसिपल, फिर इसका प्रोसेस पैरामीटर्स, देन एडवांटेज, ठीक है ना, एप्लीकेशन, देन लिमिटेशन। इसी तरीके से अपन इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में फ्रेंड सबसे पहले यूज ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है? थर्मो इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेंड, सबसे पहले यूएसएसआर में ये 1943 में यूज हुआ था। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले, थोड़ा सा क्लियर होगा। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम, छोटा सा डायग्राम, ठीक है? ये इलेक्ट्रोड है जो कि टिप है, टूल बोल सकते हो उसको आप, टूल है। डिफरेंट वर्क पीस है आपका, ये वर्क पीस है, दिस इज वर्क पीस। यहाँ पे एक मटेरियल भरा हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड जिसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। दिस इज वर्क, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड दिस इज डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक फ्रेंड। ये आपका, ये हो गया इलेक्ट्रोड, दिस वन इज इलेक्ट्रोड नेगेटिव, दिस इज वर्क फ्रेंड, दिस इज वर्क, दिस इज पॉजिटिव। तो ये आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेटिंग सोर्स, बेसिकली यहाँ पे ये सर्वो मोटर है। ये क्या करती है? इस गैप को कांस्टेंट बनाए रखती है, कि आप जैसे जैसे मशीनिंग होगी तो ये गैप आपका चेंज होगा, तो इस गैप को मेंटेन रखती है कांस्टेंट। अब आपका बेसिक प्रोसेस क्या है, हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। दिस इज द टूल, इसको भी देखो टूल है। देखिए, इलेक्ट्रिक सोर्स तो हम लेते हैं एनर्जी का, इलेक्ट्रिक सोर्स होता है। A constant gap is maintained between the workpiece and tool. Tool is negative and this is positive. तो यहाँ पे हीट कंसंट्रेशन हाई वर्क पीस के साइड होगा, सिंपल। तो बेसिक ये डायग्राम है इसका। फ्रेंड हुआ क्या, बिकॉज ऑफ दिस अ कांस्टेंट गैप इज मेंटेन, ए सफिशिएंट गैप, so that spark can be generated, so that spark can be generated between these gap। तो होगा क्या, spark is generated in the gap between tool and the workpiece। because of this स्पार्क में जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। हाई हीट इज जनरेटेड ऑन द surface of this workpiece, on the surface of this workpiece। because of this, melting and evaporation of the surface takes place। melting and evaporation of the surface, फ्रेंड यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि आपका मेल्टिंग एंड इवापोरेशन ऑफ द सरफेस विल टेक प्लेस। एंड दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म इन
दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। तो आपको मटेरियल रिमूवल रेट का मैकेनिज्म पूछा जाए, दैट इज मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन ऑफ द मटेरियल इज द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। Source is electrical energy. Electrical energy in the form of spark, a high spark is produced, and in the energy in the spark is converted to the heat energy. ठीक है, and this heat energy is utilized to melting and evaporation of material, or finally machining is obtained. This is the basic mechanism behind the electric discharge machining. सर्वो मोटर रहती है, सर्वो मोटर का पर्पस क्या रहता है? देखिए, स्पार्क के लिए कांस्टेंट गैप मेंटेन करना होता है। आपका मशीनिंग हो जाती है तो देयर इज अ ऑलवेज ए कांस्टेंट गैप फॉर फर्दर स्पार्क, so servo motor always maintain a certain gap so that spark can be generated very easily. This is the basic function of the servo controller motor. क्लियर है ना? ठीक है, तो ये आपका बेसिक मैकेनिज्म हो गया। अब हम इसमें एक एक करके लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना फ्रेंड? देखिए देखो, इंटेंस हीट लिख रहा हूँ फ्रेंड यहाँ पे। इंटेंस हीट, दो चार पॉइंट लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद है। इंटेंस हीट जनरेटेड नियर द जोन, जोन मतलब जो स्पार्क जोन है ना, तो इसके बाद जोन मेल्ट्स एंड इवापोरेट द मटेरियल। जो आपकी हीट जनरेट हुई है नियर द जोन मेल्ट्स एंड इवापोरेट्स द मटेरियल फ्रेंड, ठीक है ना, इन द स्पार्किंग जोन। पहली चीज। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस वर्कपीस एंड टूल सबमर्ज्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में हम इसको डिप करते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में हमेशा आपका सबमर्ज रहेगा फ्रेंड वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड टू इंक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस, टू इंप्रूविंग द इफेक्टिव, है ना? तो फ्रेंड ये चीज याद रखिए। अब इसके बाद, it has been observed that if both the electrode are made of same material, the electrode connect to the positive terminal। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपने वेल्डिंग में भी पढ़ा होगा। जनरली इरोड एट फास्टर रेट, जिस पे पॉजिटिव टर्मिनल जो रहेगा फ्रेंड, अगर सेम मटेरियल है तब बात हो रही है, पॉजिटिव टर्मिनल इरोड्स एट फास्टर, ये आपको पता है, ठीक है ना? व्हेन मटेरियल ऑफ, अगर मटेरियल डिफरेंट है तो मे बी ये चेंज हो जाएगा। व्हेन मटेरियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, बोथ इलेक्ट्रोड फ्रेंड एंड वर्क पीस इज सेम, है ना? ये चीज याद, बोथ इज सेम, ठीक है ना? बोथ इलेक्ट्रोड मेड ऑफ सेम मटेरियल देन द इरोजन इज में फास्टर एट द पॉजिटिव टर्मिनल। ये चीज हमको पहले से पता है, ये वेल्डिंग में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है फ्रेंड? इसके बाद जनरली जो वर्क पीस है वो आपका कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव, जिससे कि इरोजन हो सके। ये चीज हम वेल्डिंग में भी पढ़ते हैं। A suitable gap is maintained. Suitable gap is always maintained. Suitable gap हमेशा बनाना चाहिए, always maintained with the help of servo servo motor, servo motor या servo control, ठीक है ना? तो ये चीज याद रखना, सर्वो कंट्रोलर की हेल्प से हम यहाँ पे कांस्टेंट गैप मेंटेन करते हैं, ठीक है ना? और स्पार्क आर मेड टू डिस्चार्ज एट हाई फ्रीक्वेंसी। स्पार्क फ्रेंड हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है, स्पार्क आर मेड एट हाई फ्रीक्वेंसी, क्लियर है? ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तो स्पार्क अगर से स्पॉट वेयर द टूल एंड वर्कपीस सरफेस आर द क्लोजेस्ट। कहाँ पे स्पार्क होगा? जहाँ पे एंड टूल एंड वर्कपीस सरफेस आर क्लोजेस्ट, ठीक है ना? क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे स्पार्क, क्लियर है?
तो स्पार्क ट्रेवल ऑल ओवर द सरफेस फ्रेंड, ठीक है, तो मटेरियल यूनिफॉर्म मटेरियल रिमूवल विल टेक्स प्लेस, ठीक है ना, ऑल ओवर द सरफेस फ्रेंड, ये चीज याद रखना। तो फॉर मेंटेनिंग द प्री डिटरमाइंड स्पार्क गैप सर्वो कंट्रोलर इज यूज्ड। सर्वो कंट्रोल हम ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं। तो सर्वो कंट्रोल यूनिट का पर्पस क्या है? मेंटेनिंग प्री डिटरमाइंड स्पार्क गैप को बनाए रखना, मेंटेन करना, ठीक है। यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। अगर मान लो कोई चेंज आता है वैल्यू में फ्रेंड, तो प्रीसेट वैल्यू से कंपैरिजन करता है सर्वो कंट्रोलर यूनिट, देन अगेन मेंटेन अ डिस्टेंस, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो अब पैरामीटर देखते हैं। फ्रिक्वेंसी की हम बात करें, फ्रिक्वेंसी दैट इज न्यू। फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रेंड, जनरली जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो रहती है आपकी दिस रेंज, ठीक है ना। तो 200 टू 5 लाख। स्पार्क गैप की अगर हम बात करें, स्पार्क गैप की फ्रेंड अगर हम बात करें, स्पार्क गैप 0.0252 0.05 है, ठीक है ना। और वोल्ट की बात करें तो जनरली ये आपके इतने वोल्ट के आसपास काम करता है, ठीक है ना। एमआरआर इज हाई, ये इसका एडवांटेज है ओवर द एजेएम, ठीक है ना। क्या एडवांटेज है? एमआरआर इज हाई, दैट इज दिस वॉल्यूम पर मिनट, फ्रेंड, ये इसका एडवांटेज है। और जनरली हम बात करें, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं प्रोसेस पैरामीटर। तो कॉमनली यूज डाइलेक्ट्रिक जो यहाँ लेते हैं फ्रेंड, ये कैरोसिन है। ये अगर आपको पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। जनरली कॉमनली यूज जो आपका डाइलेक्ट्रिक दैट इज कैरोसिन, है ना। टूल जो बना रहता है फ्रेंड, टूल इस पर हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। ब्रास और अ कॉपर एलो, ठीक है, और अ कॉपर एला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। मैं आपको पहले ही बता दूं, प्रोसेस जितनी पढ़ोगे अनकन्वेंशनल मशीनिंग में, उन सब में आपको ये डाटा थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाउट हो आप पूछते जाना कोई। फ्रेंड, इसका मटेरियल रिमूवल रेट का फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक एक करके रिलेशन। तो एनर्जी जो फ्रेंड यहाँ पे है, इस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है, एनर्जी रिलीज्ड पर स्पार्क, ठीक है, ये क्या है आपकी फ्रेंड? इट इज गिवन बाय द रिलेशन E इक्वल टू हाफ सी डी, सी कैपेसिटेंस है, और वीडी क्या है फ्रेंड? व्हाट इज वीडी है? डिस्चार्ज वोल्टेज। क्या है? डिस्चार्ज वोल्टेज। सी क्या है फ्रेंड? कैपेसिटेंस। सी क्या है? कैपेसिटेंस, ठीक है, याद रखना, ये दो यहाँ पे टर्म है जो इंपॉर्टेंट है। तो सी कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटेंस, क्लियर है। इसके बाद फ्रेंड जो आपका टाइम है, या हम बोले frequency of a spark, simply frequency spark is inversely proportional to the cycle time. This is equal to what? Frequency of a spark is inversely proportional to the cycle time, and this is equal to RC log of E naught upon V naught minus V. This is very very important relation. R क्या है? रेजिस्टेंस है। R क्या है? रेजिस्टेंस। R जो है आपका रेजिस्टेंस है। बाकी का आपको वीडियो पता है, TC साइकिल टाइम हो गया। E नॉट की हम बात करें तो सोर्स वोल्टेज, नॉट सोर्स तो अलग है फ्रेंड, ठीक है। सोर्स वोल्टेज और डिस्चार्ज वोल्टेज डिफरेंट, ठीक है, ये चीज याद रखना। सोर्स वोल्टेज क्लियर है? आपका यहाँ से टर्म क्लियर हो जाते हैं। और हम बात करें अब क्यू, एमआरआर। एमआरआर क्या है? एमआरआर कैसे निकालोगे? तो के हाफ ऑफ फ्रेंड बी डी स्क्वायर इंटू सी इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज डिस्चार्ज कैपेसिटेंस, दिस इज कांस्टेंट के। बाकी चीजें तो आपको पता है। दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये इस तरीके से भी पूछ सकता है, क्यू का जो रिलेशन इस तरीके से भी दिया जा सकता है, के हाफ ऑफ दिस सी इंटू फ्रीक्वेंसी की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर दो जो कि आपने अभी लिखी थी, 1/RC log ऑफ दिस, 1/RC log ऑफ ई, है ना फ्रेंड। ये हो जाएगा V नॉट अपॉन V नॉट माइनस V। तो आप इस यहाँ पुट करके इस तरीके से पूरा कंप्लीट रिलेशन लिख सकते हैं। क्लियर है? इस पे एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है तो थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है।
नाउ कम्स टू रिलेशन देख लेते हैं। एमआरआर की हम बात करें, हमने पैरामीटर्स देख लिए। एमआरआर की हम बात करें, रेजिस्टेंस के साथ जो रिलेशन देखने को मिलता है कुछ कुछ इस तरीके के मिलते हैं, लाइक दिस। क्लियर है? ये क्रिटिकल वैल्यू है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो एमआरआर क्या होगा फ्रेंड? डिक्रीज होगा। ये आपको रिलेशन देखने को मिलता है एमआरआर के साथ। अगर हम एमआरआर की बात करें, है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आया हुआ है अभी तक एग्जाम्स में वो है स्पार्क गैप। स्पार्क गैप फ्रेंड बढ़ाओगे तो आपका इनिशियली एमआरआर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना? आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको देखिए स्पार्क गैप, तो ये ऑप्टिमम गैप हो गया जो आपको रखना चाहिए। दिस इज ऑप्टिमम गैप, कॉल्ड एज ऑप्टिमम। ठीक है ना? और इसके साथ और रिलेशन क्या है? कैपेसिटेंस के साथ रिलेशन फ्रेंड कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। एमआरआर और कैपेसिटेंस में रिलेशन कैसा है? इस तरीके। ठीक है ना? तो ये आपके फ्रेंड ये कर्व्स थे, याद रखना है आपको। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पैरामीटर, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि आप कितने तरीके के डाई इलेक्ट्रोड मटेरियल है। ठीक है ना? और जनरली सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल फ्रेंड, सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जनरली फ्रेंड आपको डिपेंड करता है मटेरियल रिमूवल रेट एंड वियर रेशियो। ठीक है? मटेरियल रिमूवल रेट एंड वियर रेशियो, और आपका ईज ऑफ शेपिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, कॉस्ट, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है? क्लियर है? अब मटेरियल की बात करें फ्रेंड, अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो मटेरियल है इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड मटेरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोड मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल्स को हम ले सकते हैं? तो मैंने आपको कुछ तो बता दिए, ब्रास बता दिया जैसे, है ना, कॉपर बता दिया मैंने आपको। ठीक है? इसके बाद ग्रेफाइट बता दिया फ्रेंड। ठीक है? एल्यूमिनियम बता दिया। ठीक है? एल्यूमिनियम एलॉयज। इसके बाद कॉपर टंगस्टन एलॉय भी यूज करते हैं, कॉपर टंगस्टन एलॉय, है ना। इसके बाद सिल्वर टंगस्टन एलॉय भी यूज करते हो कभी कभार, सिल्वर टंगस्टन। ये आपके कुछ मटेरियल है जो जनरली हम यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोड मटेरियल। इसके बाद अगर आप बात करो इलेक्ट्रोड अच्छे बनाते के, इलेक्ट्रोड मेकिंग की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोड मेकिंग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए आप थोड़ा सा। इलेक्ट्रोड मेकिंग जो है फ्रेंड, ये जनरली आप मेटल स्प्रेइंग से बनाते हो, प्रेस फॉर्मिंग से बनाते हो, प्रेस फॉर्मिंग प्रोसेस से बनाते हो। ठीक है? इसके बाद कास्टिंग से बनाते हो आप फ्रेंड। इसके बाद मेटल स्प्रेइंग से बनाते हो। ये मेथड है कुछ जिसके हेल्प से आप इलेक्ट्रोड मेकिंग प्रोसेस होती है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की बात करें हम, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड मैंने आपको केरोसिन बता दिया जो कॉमनली यूज्ड है। ठीक है ना? अब इसमें आप देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल डाइलेक्ट्रिक लो विस्कोसिटी। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? लो विस्कोसिटी। पहले तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। लो विस्कोसिटी होना चाहिए फ्रेंड डाइलेक्ट्रिक की। इसके बाद टॉक्सिक वेपर्स नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक वेपर्स प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, है ना। इट शुड नॉट बी देयर। केमिकल न्यूट्रल होना चाहिए। केमिकल न्यूट्रलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके साथ ही आपका लो कॉस्ट, कॉस्ट कम होना चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रोड का मटेरियल हो चाहे आपका डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड हो। ठीक है ना? इनफ्लेमिंग टेंडेंसी नहीं होना चाहिए, इनफ्लेमिंग टेंडेंसी नहीं होना चाहिए फ्रेंड। तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब मटेरियल्स क्या यूज करते हैं वो देख लेते हैं साइड से हम। जनरली फ्रेंड पैराफिन ऑयल्स, हाइड्रोकार्बन ऑयल्स जनरली यूज होता है। तो इसमें पहला तो है केरोसिन, केरोसिन याद रखना आप। ठीक है? इसके बाद लिक्विड पैराफिन यूज करते हैं। साथ फ्रेंड सिलिकॉन ऑयल यूज जैसे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, ये फ्लूइड आपके जनरली यूज किए फ्लूइड्स, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड याद रखिए। तो आपके मटेरियल कवर हो गया, प्रॉपर्टीज कवर हो गई फ्रेंड। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की। थोड़ा सा समरी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट समरी, मेल्टिंग एंड एवापोरेशन यहाँ पे बेसिक हो गया। मेल्टिंग एंड एवापोरेशन एक समरी और देख लेते हैं, हम तैयार कर लेते हैं फ्रेंड। मेल्टिंग एंड एवापोरेशन ये तो बेसिक मैकेनिज्म हो गया। ठीक है? इसके बाद डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड लेते हैं हम। ये भी चलो एक चीज बात हमने समझ ली।
कॉपर और ब्रास का फ्रेंड क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं जनरली। ठीक है, ये बात भी समझ गई। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन हमने अभी तक नहीं देखा। एप्लीकेशन फ्रेंड जो उसका है, ब्लाइंड कॉम्प्लेक्स केविटीज, ब्लाइंड कॉम्प्लेक्स केविटीज में यूज होता है ना, माइक्रो होल्स बनाने में यूज होता है एप्लीकेशन। ध्यान से देखना फ्रेंड, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। कटिंग ऑफ नॉन सर्कुलर से, ये चीज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कटिंग ऑफ नॉन सर्कुलर, तो नॉन सर्कुलर शेप की कटिंग के लिए भी यूज होता है। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे गेट में क्वेश्चन आया था इस तरीके का क्वेश्चन, आपको एक जिगजैग कैविटी दी थी इनसाइड द मटेरियल, आपको पूछा था इस तरीके कैविटी बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस आपकी सुटेबल है, तो आप क्या मारोगे, ई डी है। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ चुके हैं गेट में। तो फ्रेंड इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाते हैं। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, लिमिटेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको काफी बार गेट में पूछा जा चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब केवल कंडक्टिंग मटेरियल के लिए है ये। तो ऑल कंडक्टिंग मेटल्स एंड ऑलॉयज कैन ओनली बी, कैन ओनली बी मशीन फ्रेंड। ये आपका एक लिमिटेशन भी है, और बोल सकते हो, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लिमिटेशन ये आपको लिमिटेशन एक और यहाँ देख सकते हो आप, कि हाई स्पेसिफिक एनर्जी कन्वर्जन। तो हाई स्पेसिफिक एनर्जी एप्लीकेशन में आप ये भी लिख सकते हो, ऑल कंडक्टिव मेटल एंड एलॉयज, ठीक है। लिमिटेशन में ये आ जाएगा, ऑल कंडक्टिव मेटल एलॉयज कैन ओनली बी मशीन, ठीक है ना। और हाई स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, दिस इज आल्सो अ डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस ऑफ दिस, है ना। क्लियर है? तो ये आपके फ्रेंड इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए, ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि मटेरियल रिमूवल रेट और टूल बियर रेट में जो रेशियो है यहाँ पे फ्रेंड, मटेरियल रिमूवल रेट और टूल बियर रेट में जो रेशियो है यहाँ पे फ्रेंड, इट इज इक्वल टू 0.12। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन फ्रेंड, रिलेटेड क्वेश्चन आए गेट में, वो और देख लेते हैं हम। ईडीएम टूल इज मेड अप ऑफ, पता है आपको, कॉपर, है ना, अभी देखा है। ईडीएम में टूल किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, ठीक है फ्रेंड। तो टूल इज मेड अप ऑफ कॉपर, और कॉपर के अलावा और क्या था, मैंने और भी बताया था, कॉपर, ब्रास, ठीक है ना। और फ्रेंड मटेरियल क्या था, और आपका था टंगस्टन एलॉय, कॉपर टंगस्टन एलॉय, सिल्वर टंगस्टन एलॉय। दिस इज आल्सो अ मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर ईडीएम प्रोसेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रो मटेरियल आपको मैंने ये बताया था, ठीक है। और जनरली जो क्रिटिकल पैरामीटर्स यहाँ पे क्या बताए थे ईडीएम में, क्रिटिकल पैरामीटर क्या थे फ्रेंड, वोल्टेज थे जिसके बीच में मैंने आपको ग्राफ बताया था, कैपेसिटेंस था, ठीक है, उस जिसके बीच में मैंने आपको कर बताया था, स्पार्क गैप, ये भी क्रिटिकल पैरामीटर है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक सर्कुलेशन, ये भी आपका क्रिटिकल पैरामीटर है, जो प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, डाइलेक्ट्रिक एंड फ्लूइड, क्लियर है। और मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर, मेकेनिज्म ऑफ मटेरियल ईडीएम प्रोसेस, वेरी वेल, मेल्टिंग एंड इवापोरेशन काफी बार देख चुके हैं, अभी पढ़ ही लिया हमने। टूल एंड वर्क आर नॉट इन कॉन्टैक्ट ईडीएम प्रोसेस, नो रिलेटिव मोशन occurs between them, no wear of tool, no power is consumed। ये तो नहीं हो सकता कि wear of tool तो होगा फ्रेंड, चाहे हो कॉन्टैक्ट में या नहीं। मैंने आपको रेशियो बताया 0.1 to 10 के बीच में लाई करता है एमआरआर टू द टू wear rate। पावर कंज्यूम तो होगी, रिलेटिव मोशन होता है, लेकिन ये नो फोर्स बिटवीन टूल एंड वर्क, दिस इज द करेक्ट, कोई फोर्स नहीं होता टूल एंड वर्क के बीच में, ये करेक्ट पॉइंट है। In electric discharge machining, if the thermal conductivity tool is high, specific heat of workpiece is low, then the tool wear rate and metal removal rate are, when tool wear low होगा, जे high होगा, ठीक है। He is the correct option. In abrasive jet machining, as the distance between nozzle tip and the workpiece increases, आपको पता है, first increases then becomes stable then decreases. नोजल टिप डिस्टेंस और एमआरआर के बीच में क्या रिलेशन है, नोजल टिप डिस्टेंस और एमआर के बीच में इस तरीके का कुछ रिलेशन आपको देखने को मिलता है। दिस इज लाइक दिस, ठीक है ना। EDM process a friend using RC relaxation circuit, a 12 mm diameter through hole is made in a steel plate of 50 mm thickness
using a graphite tool at kerosene as dielectric assumed discharge time to be negligible. Machining is carried out under the following condition: resistance 40 ohm, capacitance 30 mu farad, supply voltage friend this is equal to V naught source voltage, ठीक है। डिस्चार्ज वोल्टेज दैट इज, अब बोलता है कि टाइम फॉर वन साइकिल इन मिली सेकेंड विल बी। तो फ्रेंड टाइम का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है क्लियर कट कि व्हाट इज द टाइम इन मिली सेकेंड, हाउ टू डिटरमाइन इट, कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो टाइम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है यहाँ पे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, देखिए, रिवाइज इट, आर सी log of VD अपॉन VO माइनस V। यार आर पता है, सी पता है आपको, बाकी सब पता हुआ है। देखिए आर ये हो गया, सी ये हो गया, वी नॉट पता है, वीटी पता है, आपको पुट करना है सिंपल फार्मूले में और आंसर बताना है। एंड दिस इज इट, 40 इंटू 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, क्लियर है ना। एल एन ऑफ वी डी मतलब 220 अपॉन 2 वी नॉट होगा यहाँ पे, दिस इज वी नॉट, दिस इज वी नॉट नॉट 220 अपॉन 220 माइनस वी डी 110, क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.55 मिली, ये आंसर आ जाएगा आपका फ्रेंड, मिली सेकेंड में पूछा है तो 0.55 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एवरेज पावर इनपुट इन किलोवाट, तो किलो जूल पर सेकंड में आपका आंसर पूछा है, या जूल पर सेकंड में निकाल दो आप आंसर, उसको फिर किलोवाट में चेंज कर देना। तो जूल पर सेकंड में पूछा फ्रेंड, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। एक आंसर अपना आ गया। वी नो दैट एनर्जी produced in energy in the spark, energy produced in the spark is given by the relation half C VD square। half C पता है आपको, बिल्कुल पता है, ठीक है फ्रेंड। C कितना है 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, VD कितना है फ्रेंड, VT 110 का होगा। इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा 121 जूल पर साइकिल। लेकिन आपको किलोवाट में चाहिए, तो किलोवाट के लिए क्या है, जूल पर सेकंड या किलो जूल पर सेकंड में चाहिए आंसर, ठीक है ना। जूल पर सेकंड डिवाइड बाई व्हाट, दिस पॉइंट, कि आपका एक साइकिल टाइम कितना था फ्रेंड 0.55, तो आपको इतना जूल ऑफ एनर्जी इतना सेकंड में प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको पावर में कन्वर्ट करोगे 0.121 डिवाइड बाई 0.55, नाउ कन्वर्ट इनटू जूल पर सेकंड। तो आपको जूल पर सेकंड में पूछा है, किलोवाट में तो पूछा है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करो और सॉल्व करो तो आंसर आएगा लगभग आपको 0.22 किलोवाट के अराउंड। 0.22 किलोवाट आंसर है, ये है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब एजीएम, एजीएम में ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो एमआरआर किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्यू डी क्यू, ठीक है ना। तो मान लो आपका सपोज देयर इज एक्स इज द मटेरियल रिमूवल रेट, क्यू डी क्यू था, शायद आपको याद आया होगा फॉर्मूला फ्रेंड। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है शुरुआत में, ठीक है। देखिए आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए फ्रेंड दिस, यहाँ पे क्यू आपका ये हो गया एमआरआर, ठीक है ना, तो वहां पे अलग दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, जेड आपको क्यू के टर्म में दिया है वहां पे, तो नंबर ऑफ एवरेज पार्टिकल पर यूनिट टाइम इम्पैक्टिंग, डी क्या है, मीन डाया ऑफ एवरेज रेन। तो आपको इस टर्म में आप आंसर को उसी के हिसाब से मॉडिफाई कर दो। ये है तो ये आपका फ्लो रेट ऑफ एवरेसिव पार्टिकल क्यू एंड डी मीन डाया ऑफ द एवरेसिव, फ्रेंड आपका यहाँ से एमआरआर आ जाएगा, क्यू डी के पावर, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, देख लेना, लिखा चुका हूँ। The circular hole of 25 mm dia, depth of 20 mm is machined by EDM process. The material removal rate in mm cube per minute is expressed as this. Here I friend 300 the melting point of material is T 1600 degrees Celsius in time in minutes. For machining this hole is, बताइए क्या फाइनल आंसर क्या होगा। फाइनल आंसर फ्रेंड आपका क्या होगा यहाँ पे, तो सिंपल सबसे पहले आपको क्या पूछा है कि कितना टाइम लगेगा फॉर मशीनिंग दिस होल। तो होल का वॉल्यूम क्या है जो आपको रिमूव करना है, सबसे पहले हम ये देख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ रिमूव क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड फ्रेम, वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड विल बी क्या हो जाएगा, सिंपल पाई बाई 4, डी कितना है
25 mm, और उसका डेप्थ कितना है 20। दिस इज द वॉल्यूम रिमूव फ्रेंड। लगभग ये आएगा 9817.47 mm क्यूब। ठीक। अब इस वॉल्यूम को रिमूव करने में जो आपका ये देखिए, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड, रिमूवल रेट है ना। तो रेट में आप आई पता है, टी पता है, ठीक है, आप पुट करके रिमूवल रेट निकाल दो पहले। तो एम आर आर आपका यहाँ से आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एम आर आर फ्रेंड हो जाएगा 4 × 10⁴ तो आई टी को पावर 4 × 10⁴। ये कितना है फ्रेंड, 3 × mm³ ठीक है ना। अब कितना ये रिमूवल रेट हो गया फ्रेंड। इस रेट से अगर मटेरियल रिमूव हो रहा है तो बताइए इस मच ऑफ मटेरियल कितने टाइम में रिमूव होगा। तो डिवाइड कर दो उससे, सिंपल सा। तो अगर आपको टाइम निकालना है, सिंपल टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो उसको रेट से। दिस इज इक्वल टू 9817.477 डिवाइड कर दो 1374.4। तो आपका फ्रेंड जो आंसर आएगा दैट इज 7.14 मिनट्स। इज योर करेक्ट आंसर। ये और देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस। द ब्रेकडाउन वोल्टेज फ्रेंड आपको दिया है, इंटर इलेक्ट्रोड गैप 200 वोल्ट, कैपेसिटेंस गिवन है, एनर्जी जूल पर स्पार्क। तो सिंपल है, एनर्जी जूल पर स्पार्क ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल फार्मूला है सी वी डी स्क्वायर। हाफ ऑफ कैपेसिटेंस कितना है 50, 10⁻⁻6 वी डी 200 का स्क्वायर फ्रेंड। इसको फाइनल जब कैलकुलेट करो दैट इज 1 जूल। 1 जूल इज योर करेक्ट आंसर, 1 जूल आंसर है। सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड सब्सक्राइब अन अकेडमी। यू कैन फॉलो मी ऑन द this link for the more update.